हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। इस पूरे चैप्टर में 100 से भी ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको करवाया जाएगा और 100 से ज़्यादा प्रश्नों को करने के बाद ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं तो उसमें सवालों की संख्या कम होती है, तो आपको ये नहीं मानना है कि सवाल जो है कम कराया गया इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर जो है आपका अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में आपको टोटल जो है 33 सवाल करवाए गए, काफ़ी है। 33 सवाल के साथ ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको क्लास 10th में एज अ चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ना है, एज अ टॉपिक आपको पढ़ना है ना। एज अ टॉपिक, एक टॉपिक के रूप में आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, अगर एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है आपको एंडोक्राइन सिस्टम तो उसमें सवाल आपको कम ही मिलेंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक चैप्टर ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक चैप्टर ही है, तो इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो जहां एक चैप्टर आपके लिए एक टॉपिक है आपकी किताब के हिसाब से, वहां सवाल आपको कम मिलेंगे। जहां चैप्टर आपकी किताब में भी पूरा एक चैप्टर ही है, वहां आपको सवाल ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 100 से भी ज्यादा प्रश्नों को करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप पर जाना है। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप पर जाइए और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में। गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। आनुवंशिक गुण उन सारे गुणों को बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि माँ बाप से बच्चे में चले जाते हैं, बोल सकते हो। उसे हम लोग आनुवंशिक गुण बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक फादर है और एक मदर है। भाई फादर के साइड से स्पर्म आएगा, शुक्राणु, और मदर के साइड से एग। तो मेल और फीमेल के बीच में क्या होगा, संभोग होगा। संभोग के दौरान ये जो स्पर्म है और ये जो एग है ये आपस में फ्यूज करेंगे। इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और बनेगा जाइगोट। ठीक है, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट को हम लोग हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो स्पर्म है इसमें होते हैं आपके 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो अंडा है इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को हम लोग हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में फ्यूज करते हैं तब जाकर के जाइगोट बनता है। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम, अंडाणु में 23 क्रोमोसोम। जो जाइगोट बनता है उसमें 23 + 23 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स। राइट, यानी कि एक इंसान के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं, आपके अंदर जो 46 गुणसूत्र है, हमारे अंदर जो 46 गुणसूत्र है, वो 46 गुणसूत्र में से 23 हमारे माता के साइड से और 23 हमारे पिता के साइड से आया है ना। तो ये जो बच्चा बनेगा इस जाइगोट से आगे चल करके इसके बॉडी में ये जो 46 क्रोमोसोम्स है इसमें से 23 उसके पिता से आया है और 23 इसके माता से आया है। राइट, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये किससे बना है, ये डीएनए से बना है। इसमें डीएनए है और इस डीएनए में ही ये सारे के सारे आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक, ये जो सारे आनुवांशिक गुण होते हैं ये इस डीएनए में ही होते हैं। किसी भी जीव के अंदर कौन कौन से गुण होंगे ये सब डीएनए डिसाइड करता है। अब सोचो, डीएनए है क्रोमोसोम में और बच्चे के अंदर माँ बाप से ही क्रोमोसोम आ रहे हैं, मतलब बच्चे में डीएनए माँ बाप से ही आ रहे हैं। मतलब डीएनए जिस गुणधर्म को डिसाइड करेगा बच्चे के अंदर, वो डीएनए कहां से आया है, माँ बाप से आया है। यानी कि अधिकांश जो लक्षण होंगे, गुण होंगे बच्चे के अंदर, वो माँ बाप जैसे ही होंगे। ठीक है, वो माँ बाप जैसे ही होंगे। तो ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है, माफ करिएगा, ये जो गुणसूत्र है इसे हम लोग वेहिकल बोलते हैं।
ये वो व्हीकल है जिस पर डीएनए सवार होकर के आता है, या फिर जीन बोल दो सवार होकर के आता है। तो हमसे बोला है कि गुणसूत्र में कौन सा पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों का वहन करता है, जिसमें आनुवांशिक गुण होते हैं, तो डीएनए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में सूचना जो है होती है कि प्रोटीन कैसा बनेगा। डीएनए में सूचना जो है होती है कि प्रोटीन कैसा बनेगा। जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे ही लक्षण जीव के अंदर प्रदर्शित होते हैं। समझ में आया आपको? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सी सूचना निहित होती है? डीएनए का टुकड़ा होता है जीन। जैसा जीन होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे ही कैरेक्टर्स आएंगे एक जीव के अंदर। जैसे मान लीजिए कि बाल का रंग ब्राउन है, वो एक कैरेक्टर है, यानी ब्राउन कलर देने के लिए एक प्रोटीन बना होगा, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए एक जीन होगा, और ये जीन क्या है? डीएनए का ही टुकड़ा है। हर एक लक्षण जो जीव के अंदर प्रदर्शित हो रहे हैं उसके लिए प्रोटीन बना है, और हर उस प्रोटीन के लिए अपना अपना जीन है, और हर जीन डीएनए का ही टुकड़ा है। ये जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना, बी हमारा राइट आंसर। आनुवांशिक गुण जनक से संतति में कैसे जाते हैं? तो गुणसूत्र में उपस्थित डीएनए के माध्यम से। हमने देखा कि जो संतति है उसमें जो क्रोमोसोम्स आते हैं, आधा आते हैं मां साइड से, आधा आते हैं पिता साइड से, है ना। और उसी क्रोमोसोम में डीएनए होता है, यानी कि माता का डीएनए, पिता का डीएनए उसी क्रोमोसोम के साथ बच्चे में आता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनन की मूल घटना क्या है? अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो फंडामेंटल लेवल पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन में फंडामेंटल लेवल पर यह होता है कि डीएनए का कॉपी बनता है। बी हमारा राइट आंसर। जैसे मान लीजिए कि एक अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है कि एक अमीबा डिवाइड होकर के दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दो अमीबा बन चुका है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आप, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बस आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूं। यहां हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। अमीबा में कुछ ऐसे ही जनन होता है, एक अमीबा दो अमीबा में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अमीबा एक कोशिकीय है, यानी एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित जो है वो हो जाती है। मान लीजिए कि अमीबा के अंदर x संख्या में क्रोमोसोम है, ठीक, तो यहां पर भी क्या होगा, x संख्या में क्रोमोसोम मिलेगा आपको, यहां पर भी x संख्या में क्रोमोसोम मिलेगा। अब देखो ये कैसे हो गया, एक कोशिका जब दो कोशिका में विभाजित हो गई तो क्रोमोसोम की संख्या भी आधी हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो जनक अमीबा है इसमें x है संख्या में क्रोमोसोम, यहां भी संख्या में x क्रोमोसोम, यहां भी संख्या में x क्रोमोसोम। तो ये चीज कैसे संभव है भाई? सीधी सी बात है कि कोशिका विभाजन से पहले ये जो x है पहले 2x हुआ होगा, ये जो x है ये 2x हुआ होगा, है ना, 2x हुआ होगा। ये कैसे हुआ? जितने भी गुणसूत्र हैं उन सारे का कॉपी बना है तब जाकर के 2x हुआ है। जितने भी गुणसूत्र हैं उन सारे का कॉपी बना है तब जाकर के 2x हुआ है, ठीक। यानी ये जो 2x है इसमें क्या है, जो मूल डीएनए है और साथ में जो डीएनए कॉपी होकर के बना है। याद रखना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो चाहे आप क्रोमोसोम लेकर के सोचो चाहे आप डीएनए लेकर सोचो, बात एक ही है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि x क्रोमोसोम है उसका कॉपी बना है, 2x क्रोमोसोम है, तो अगर क्रोमोसोम का कॉपी हुआ मींस क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, डीएनए का भी कॉपी हुआ, ठीक। तो मूल डीएनए है, जनक का डीएनए है। अब ये जो कॉपी बना डीएनए का, इसको भी एक कोशिका के अंदर ही रखना पड़ेगा, वरना ये सारे के सारे डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब डीएनए का कॉपी हो रहा होता है उसी समय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी चल रही होती है। जो बाकी सारे कोशिकांग है वो सारे बनने की प्रक्रिया भी चल रही होती है, ताकि जैसे ही नया डीएनए बनेगा कॉपी होकर के उसे एक कंप्लीट सेल मिल जाए ताकि वो डीएनए सर्वाइव कर पाए। समझ में आया आपको? तो डीएनए की प्रतिकृति बनना यही चीज होता है, रिप्रोडक्शन में यही चीज होता है, हमारे अंदर भी यही चीज होता है। शुक्राणु जब बनता है, अंडाणु जब बनता है तो डीएनए का कॉपी होता है, ठीक।
एक कोशिकीय जीव में सिंपली कोशिका विभाजित हो जाती है। तो सेम प्रोसेस यहां पर होगा। पहले डीएनए का कॉपी हुआ, क्रोमोसोम का कॉपी हुआ, डीएनए का कॉपी हुआ, फिर क्या हुआ, एक कॉपी नई कोशिका में चली गई, क्योंकि कोशिका के बाहर यह डीएनए नहीं रह पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ कौन सी प्रक्रिया होती रहती है? तो दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता रहता है, ताकि इस डीएनए को, जो नया डीएनए बना है, कॉपी होकर के मेंटेन किया जा सके इसको। डीएनए की प्रतिकृति बनने के बाद क्या परिणाम होता है? 2 कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनती है। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? देखो, जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए का कॉपी बनना। ये एक डीएनए था, अब क्या हुआ, इसका कॉपी हुआ और नया डीएनए बना, एक नया डीएनए बना। तो जैसे आप एक पेज है, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है, और आप क्या करने जाते हैं कि उस पेज का जेरॉक्स करवाने जाते हैं। जब आप उस पेज का जेरॉक्स करवा करके लाते हैं, ओरिजिनल पेज से मिलाते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत त्रुटि जो है कहीं देखने को मिलती है। कहीं पर कुछ अक्षर जो है मोटा हो जाता है, कहीं पर कुछ अक्षर जो है मिट जाता है, कहीं पर कुछ अक्षर जो है धुंधला हो जाता है, यानी कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। जो नया पेज जेरॉक्स होकर के आया है उसमें कुछ न कुछ त्रुटि आपको दिखाई पड़ती है। ऐसे ही क्या होता है, जब डीएनए का कॉपी होता है, जनन की मूल घटना डीएनए का कॉपी बनना है, जब डीएनए का कॉपी बनता है तो कुछ एरर हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है, कुछ त्रुटि जो है हो जाती है। कुछ त्रुटि हो जाने के कारण क्या होता है कि डीएनए से ही प्रोटीन बनना है, तो अगर डीएनए में ही कुछ त्रुटि है तो जो प्रोटीन बनेगा वो भी थोड़े से भिन्न बनेंगे, वो भी थोड़े से भिन्न बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो डीएनए कॉपी होकर के आया है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो चुकी है ना। जनक से, यानी जो मूल डीएनए है, जनक नहीं बोलेंगे, जो मूल डीएनए है उससे थोड़े अलग डीएनए, उससे थोड़ा अलग डीएनए यहां पर बना है कॉपी होकर के, यानी कुछ त्रुटि हो गई है। अब कुछ अलग डीएनए यहां पर बना है, डीएनए में कुछ त्रुटि है, तो जो प्रोटीन बनेगा वो भी थोड़े से भिन्न बनेंगे। अगर प्रोटीन ही थोड़े से भिन्न बनेंगे तो जीव के अंदर जो लक्षण आएंगे वो थोड़े से भिन्न आएंगे। देखो, अगर बहुत ज्यादा त्रुटि है तब तो डीएनए में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, बनने वाले प्रोटीन में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, और जो जीव बनेंगे उनमें भी बहुत ही अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि जीव जीवित ही ना बचे। अगर थोड़े बहुत त्रुटि है तो जो प्रोटीन बनेगा वो भी थोड़े बहुत ही भिन्न बनेंगे, तो जीव के अंदर जो लक्षण आएंगे वो थोड़े बहुत ही भिन्न आएंगे। तो आप जैसे मानव, जैसे माँ बाप से बच्चे जो अलग दिखते हैं, थोड़े बहुत अलग दिखते हैं, है ना। देखो, अधिकांश तो एक जैसे ही दिखते हैं भाई, दोनों के पास आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ है, 5 उंगलियां हैं, ऑलमोस्ट सेम है ना। दिखने में अलग है, बालों का रंग थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जो भी थोड़े बहुत आप चेंज देखते हो बच्चे में माँ बाप से, इसी त्रुटि के कारण होता है। क्योंकि जनन की मूल घटना डीएनए का कॉपी बनना, डीएनए का जब कॉपी होता है तो कुछ जो है त्रुटि होती है, उस त्रुटि के कारण थोड़े भिन्न प्रोटीन बनते हैं, थोड़े भिन्न प्रोटीन के कारण थोड़े भिन्न कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं जीव में। तो यह प्रक्रिया हमेशा पूर्ण रूप से समान प्रतिकृतियां बनाती है? नहीं। समान प्रतिकृतियां मतलब एरर बिल्कुल भी नहीं है, 100% सेम टू सेम डीएनए का कॉपी नहीं बनता है। यह प्रक्रिया कभी कभी विभिन्नता लाती है, बिल्कुल सही है। त्रुटि हो जाने के कारण यह विभिन्नता आती है। यह प्रक्रिया केवल मृत कोशिकाओं में होती है, गलत हो जाएगा, मृत कोशिकाओं में यह प्रक्रिया नहीं चलती है। यह प्रक्रिया केवल जीवित जंतुओं में नहीं होती, गलत हो जाएगा, जीवित जंतुओं में ही यह प्रक्रिया होती है। जनन में होने वाली विभिन्नताएं किसका आधार है? जैव विकास का। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इवोल्यूशन का। ये जो डीएनए के कॉपी में जो त्रुटि होती है ना, इससे जो नए कैरेक्टर्स आते हैं, ये नए कैरेक्टर्स, ये जो विभिन्नताएं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जमा होती चली जाती है। और आप चले जाओ 50,000 वर्ष आगे, लाखों वर्ष आगे चले जाओ, तो लाखों वर्ष बाद जो आपको इंसान मिलेंगे ना, उनमें बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे, बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे। तो इसे हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, इवोल्यूशन का जो मेन आधार है वो यही है, जनन में होने वाली विभिन्नताएं। और ये विभिन्नताएं कैसे आती हैं?
प्रोटीन भिन्न बनते हैं। प्रोटीन कैसे भिन्न बनते हैं? जब डीएनए का कॉपी हो रहा होता है उसमें त्रुटि हो जाने के कारण। यदि किसी प्रजाति में विभिन्नता यानी कि वेरिएशन हो तो उसका क्या लाभ होता है? उसका लाभ ये होता है वे परिवर्तित परिस्थितियों में जीवित रह सकती है। सोच कर देखिए, आपकी जो मानव प्रजाति है उसमें सारे मानव सेम टू सेम है, कॉपी है सारे के सारे। तो उससे क्या होगा? अगर एक मानव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मर जाता है, मतलब सारे के सारे मानव 50 डिग्री सेल्सियस पर मर जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। अगर जितने भी मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति के अंदर जितने भी मानव आ रहे हैं, अगर सब डिट्टो सेम हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, उनमें वेरिएशन ना हो, उनमें भिन्नता ना हो, तो अगर एक मानव 50 डिग्री तापमान पर मर जाता है, मतलब सारे मानव जो है उस तापमान पर मर जाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए, मानव प्रजाति के अंदर अगर थोड़े बहुत वेरिएशन रहेंगे तो हो सकता है कि अधिकांश मानव 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर मर जाए, लेकिन कुछ जीवित रह जाए। अब जो कुछ जीवित रह जाएंगे वो अपनी संतति पैदा करेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो जो नए बच्चे पैदा होंगे ना, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी सहने की कैपेसिटी होगी, वो सह लेंगे। तो इसीलिए ये विभिन्नता जरूरी है, फायदेमंद हो गया ना। कुछ तो मानव बच गए, अगर डिट्टो होते हैं, सेम टू सेम होते हैं अगर, फिर तो नहीं बचते, मानव प्रजाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। तो किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखता है ये वेरिएशन। और ये वेरिएशन सबसे ज्यादा किस प्रकार के जनन में आता है? लैंगिक जनन में आता है ना। लैंगिक जनन में ये वेरिएशन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब यहां पर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि वेरिएशन कैसे हेल्पफुल होता है। एक झाड़ी में बहुत सारे बीटल्स थे। बीटल्स ये कीट है और कुछ नहीं, लाल रंग के बीटल्स हुआ करते थे। एक झाड़ी है उसमें बहुत सारे लाल बीटल्स हुआ करते थे। अब लाल बीटल्स हैं, झाड़ियां जो है वह हरी हरी है और उसमें लाल बीटल्स हैं। तो जो कौवा होता है उसको दूर से ही दिख जाता है, दूर से ही दिख जाता है कि हरी झाड़ियां हैं, हरे पत्ते हैं, उसमें लाल लाल बीटल्स हैं। कौवा को दूर से ही दिख जाता है, कौवा जाकर के उस लाल बीटल को खा जाता है। अच्छा, ये जो बीटल्स थे ये आपस में लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए का कॉपी बनना है। एक बार क्या हुआ, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में डीएनए का कॉपी हुआ होगा, उसमें कुछ त्रुटि हुई और त्रुटि होने के कारण एक भिन्न प्रोटीन बना और उस प्रोटीन के कारण एक नया कैरेक्टर देखने को मिला। नया कैरेक्टर देखने को क्या मिला कि हरे रंग का बीटल बना है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का बीटल बना है। यानी लाल रंग के जो बीटल्स थे ना वो आपस में प्रजनन कर रहे थे, प्रजनन कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे। फिर देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जो हरे रंग के हैं, हरे रंग के हैं। अब जो हरे रंग के बीटल्स आए हैं वो भी आपस में लैंगिक जनन कर रहे हैं और हरे रंग के बीटल्स पैदा कर रहे हैं, है ना, हरे रंग के बीटल्स पैदा कर रहे हैं। और जो कौवा है वो आकर के उन बीटल्स को खा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि लाल बीटल्स दूर से ही दिख जा रहा है। तो लाल बीटल्स दूर से ही दिख जा रहा है तो कौवा लाल वाले को ज्यादा खा रहा है और जो हरे रंग के बीटल्स हैं वो ब्लेंड कर जा रहे हैं। झाड़ियां हरी हरी है, बीटल्स भी हरे हरे हैं, वो ब्लेंड कर जा रहे हैं, ब्लेंड कर जा रहे हैं। तो हरे रंग के बीटल्स को कौवा देख नहीं पा रहा है, कौवा उसको खा नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है कि हरे रंग के बीटल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है और लाल रंग के बीटल्स हैं उसकी संख्या घटती चली जाती है क्योंकि कौवा उसको खा जा रहा है। ठीक, फिर एक समय ऐसा आता है कि हरे रंग के बीटल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लाल रंग के बीटल्स जो होते हैं वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कौवा उसको खा जा रहा है। तो अब देखो यहां पर ये जो लाल रंग के बीटल्स से हरे रंग का बीटल्स आया वो कैसे आया? डीएनए का कॉपी हुआ होगा, उसमें त्रुटि हुई है, त्रुटि होने से भिन्न प्रोटीन बने हैं, भिन्न प्रोटीन बनने से भिन्न कैरेक्टर आया। और भिन्न कैरेक्टर ये कहां पर आ गया भाई कि जो कलर बनाने वाला प्रोटीन है उसी में चेंज आ गया। डीएनए में जो त्रुटि हुआ होगा ना उससे क्या हुआ कि जो कलर के लिए प्रोटीन है उसमें चेंज आया और रेड बीटल ना बना करके क्या हुआ, ग्रीन कलर का बीटल बना। जिसका फायदा क्या हुआ कि कौवा अब उस बीटल को नहीं खा पा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहां पर देखो इस बीटल के लिए कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल है, कितना ज्यादा ये वेरिएशन जो आया यहाँ पर कलर में जो वेरिएशन आया ये कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ इस बीटल के लिए कि अब कौवा जो है पहचान ही नहीं पाता है, दूर से देख नहीं पाता है हरे रंग के बीटल्स को, क्योंकि झाड़ियों के साथ, ग्रीन झाड़ियों के साथ वो ब्लेंड कर जा रहा है।
इस प्रकार से क्या होता है कि जो ये वेरिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना क्या होता है सारे के सारे लाल बीटल्स ही अगर रह जाते हैं तो कौवा धीरे धीरे सबको खा जाता। एक टाइम के बाद सारे के सारे बीटल्स खत्म हो जाते हैं, बोल सकते हो कि उस पूरे झाड़ी से ही समाप्त हो जाते सारे के सारे बीटल्स। ऐसे ही सारे इंसान अगर सेम टू सेम होते, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर एक इंसान मरता है, सारे इंसान मर जाते, मानव प्रजाति खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चाहे तापमान कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ मानव जीवित रह लेंगे, क्योंकि भाई वेरिएशन है मानवों के अंदर। जो मानव प्रजाति है उनके अंदर क्या है, वेरिएशन है। कैसे आया, जनन से आया है, और लैंगिक जनन जो होता है उसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा आता है। अलैंगिक जनन में वेरिएशन जो है बहुत कम आता है। विभिन्नताएं प्रजातियों के लिए क्यों उपयोगी है? वे प्रजातियों की उत्तरजीविता बनाए रखने में सहायक है, जो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल देकर के समझाया। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है? नहीं, ये लैंगिक जनन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक से ही संतति पैदा होते हैं, एक जनक से ही संतति उत्पन्न होते हैं। यह केवल जटिल जीवों में होता है ऐसा नहीं है। जैसे अधिकांश जो एक कोशिकीय होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन ही सबसे ज्यादा सरल होता है, अलैंगिक जनन ही वो जीव करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि जो वातावरण है फेवरेबल है उस एक कोशिकीय जीव के लिए, तो वो अलैंगिक जनन करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि अमीबा के केस में आपने देखा था, एक अमीबा विभाजित होकर के 2 अमीबा बनाया था, वो अलैंगिक जनन था। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें संतान में विभिन्नता अधिक होती है? नहीं, विभिन्नता अधिक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? अलैंगिक जनन अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, उन सारे ही प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखो द्विखंडन जो है, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, ये जो बाइनरी फिजन है, द्विखंडन है, ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका 2 नई कोशिका में विभाजित हो जाती है, इसी को हम लोग द्विखंडन बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो आपने अमीबा में देखा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय होते हैं, भाई नई कोशिका कैसे बनाते हैं? कोशिका विभाजन के जरिए, विखंडन के जरिए। विखंडन में भी कौन सा? द्विखंडन के जरिए। अमीबा के केस में यही होता है, लिशमेनिया के केस में यही होता है। कोई जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजन होता है। कोई जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अमीबा अपने आप में प्रोटोजोआ है, लिशमेनिया जिसके कारण कालाजर होता है अपने आप में क्या है? प्रोटोजोआ है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? सॉरी, ये भी सही है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सारे के सारे सही है। जैसे मान लीजिए, मान लो कि ये अमीबा है, अब ये एक अमीबा 2 अमीबा में विभाजित हो जाएगा, तो कैसे भी हो सकता है ये विभाजन। ऐसे इस प्लेन से भी हो सकता है, ऐसे 2 अमीबा, इस प्लेन से भी हो सकता है, ऐसे 2 अमीबा, इस प्लेन से भी हो सकता है, तो किसी भी प्लेन से हो सकता है, फिक्स नहीं है। जैसे लिशमेनिया की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक लिशमेनिया हमेशा इसी वाले प्लेन में विभाजित करेगा, इसी वाले प्लेन में विभाजित करेगा, है ना। ये प्लेन ऐसे पास करा दो यहां से, तो एक लिशमेनिया इधर, एक लिशमेनिया इधर, हमेशा इसी वाले प्लेन से विभाजित होगा। अमीबा के केस में ऐसा नहीं है, इस प्लेन से विभाजित हो सकता है, इस वाले प्लेन से, इस वाले प्लेन से, इस वाले प्लेन से, किसी भी प्लेन से अमीबा का विभाजन हो सकता है ना। एक निश्चित तल से होता है, सॉरी, कोई निश्चित तल नहीं है अमीबा के केस में। वही लिशमेनिया है, पैरामीशियम है, उनमें एक निश्चित तल से ही विभाजन होता है। डी हमारा राइट आंसर। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है, याद रखिए। द्विखंडन का मतलब क्या हुआ? एक अमीबा विभाजित हो जाएगा 2 अमीबा में, और किसी भी तल से हो जाएगा, किसी भी तल से। कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है,
कोई निश्चित तल नहीं है। एक निश्चित तल से द्विखंडन होता है पैरामीशियम में और लिशमेनिया में, याद रखिएगा। लिशमेनिया में द्विखंडन किस प्रकार होता है? एक निश्चित तल से होता है। सिर्फ लिशमेनिया नहीं, पैरामीशियम भी ध्यान में रखिएगा, है ना। एक तो लिशमेनिया हो गया जिसके कारण कालाजर होता है। लिशमेनिया के कारण क्या होता है? कालाजर होता है, ठीक। और पैरामीशियम भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पैरामीशियम में भी क्या होता है कि द्विखंडन होता है, यानी एक पैरामीशियम दो पैरामीशियम में डिवाइड हो जाएगा एक निश्चित तल से। लिशमेनिया जिसके कारण कालाजार होता है, एक लिशमेनिया दो लिशमेनिया में कन्वर्ट हो जाएगा एक निश्चित तल से। तो इसे हम लोग द्विखंडन बोलते हैं, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। ये लिशमेनिया है जिसमें द्विखंडन आपको दिखाया गया, एक लिशमेनिया है ना, यहां पर दो लिशमेनिया आपको दिखाया गया है। हमेशा इसी वाले प्लेन में होगा, फिक्स्ड है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का नाम है जिसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। किस प्रकार का जनन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, मलेरिया परजीवी में? तो जो विखंडन होता है, विखंडन बोले तो फिजन, फिजन ये दो प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। बहुखंडन, द्विखंडन बोले तो बाइनरी फिजन और बहुखंडन बोले तो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। द्विखंडन में आपने देखा अमीबा, और आप याद रखना इसमें लिशमेनिया, और आप याद रखो पैरामीशियम, इसमें आप यूग्लिना भी टेप सकते हो, यूग्लिना, राइट। बहुखंडन में आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम, बस एक ही एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है, प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया होता है और इस लिशमेनिया के कारण कालाजार होता है। तो बहुखंडन, इन सारे के केस में क्या होगा, एक कोशिका से दो नई कोशिका बनेगी। इस वाले केस में क्या होगा, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिकाएं बनेंगी, है ना। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। यहां पर आपको दिखाया गया है एक कोशिका से इतने सारी कोशिकाएं बनी है। हर ये कोशिका जो है प्लाज्मोडियम है अपने आप में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? तो ईस्ट में जो जनन होता है उस प्रकार का नाम है, यानी ईस्ट में जो जनन का प्रकार है वह है मुकुलन। मुकुलन अपने आप में अलैंगिक जनन का प्रकार है, याद रखिएगा। इसमें मुकुल का निर्माण होता है। ईस्ट है, मान लो ये ईस्ट है, तो इसके ऊपर एक मुकुल का निर्माण होता है। फिर क्या होगा, ये टूट करके गिर जाएगा, टूट करके गिर जाएगा और एक नया ईस्ट बनेगा। सेम हाइड्रा के केस में होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। जो कवक होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट अपवाद है, एक कोशिकीय कवक है। इसमें अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? मुकुलन। स्पायरोगायरा में जनन किस प्रकार होता है? स्पायरोगायरा अपने आप में हरा शैवाल है। ये हरा शैवाल है। इसमें अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? हम बोलेंगे खंडन द्वारा। खंडन का मतलब यहां पर क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें देखो क्या होगा कि एक स्पायरोगायरा है, धीरे 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 मैच्योर होगा और अपने आप ही खंडित हो जाएगा कई सारे फ्रेगमेंट्स में। हर एक फ्रेगमेंट जो है नया स्पायरोगायरा बनेगा, ठीक है। जैसे एक स्पायरोगायरा अपने आप ही मैच्योर हुआ और टूट गया 3 टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा एक नया स्पायरोगायरा है। तो स्पायरोगायरा अपने आप में हरा शैवाल है, जिसमें अलैंगिक प्रजनन का प्रकार क्या है? खंडन है। इंग्लिश में इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। किसी जीव के शरीर का कोई भाग टूटने पर उसके टुकड़ों से नया जीव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग पुनर्उद्भवन और इसी को पुनर्जनन भी बोलते हैं। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। इंग्लिश में हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं। जैसे छिपकली की जब पूंछ कट जाती है
तो नई पूंछ बन जाती है, वही अपने आप में रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन और जनन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनका शरीर अगर कई खंडों में कट जाए, किसी कारण से कई टुकड़ों में कट गया उसका शरीर, तो हर टुकड़ा जो है नया जीव बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि रीजनरेशन जो है वो जनन जैसा ही है, लेकिन अधिकांश में ऐसा नहीं होता है। जैसे छिपकली के केस में अगर पूंछ कट जाती है तो जो कटी हुई पूंछ है उससे नई छिपकली नहीं बनती है ना। छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो कटी हुई जो पूंछ है उससे नई छिपकली नहीं बनती है। तो ये भी रीजनरेशन है, लेकिन यहां पर हम इसे जनन तो नहीं बोलेंगे। जनन में क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। प्लेनेरिया के केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया के केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया के केस में क्या होता है कि एक प्लेनेरिया अगर 3 टुकड़ों में कट गया तो हर एक टुकड़ा जो है नया प्लेनेरिया बनाएगा। 3 टुकड़ा बना, 3 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो प्लेनेरिया के केस में रीजनरेशन और जनन दोनों सेम है आप बोल सकते हो, लेकिन अधिकांश में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो पुनर्उद्भवन है या फिर जो पुनर्जनन है वो जनन के समान नहीं है, क्योंकि इसमें नया जीव नहीं बनता। जैसा कि छिपकली का मैंने एग्जांपल आपको दिया है ना। ऐसे बहुत सारे जीव, अधिकांश जीव में यही चीज होता है कि अगर कोई पार्ट शरीर का लॉस हो गया है किसी कारण से, तो जो पार्ट लॉस हो गया उससे नया जीव नहीं बनेगा, कुछ में ऐसा होता है कि भाई जितने पार्ट्स बने हैं वो सारे पार्ट जो है नए जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो वैसे केस में जो है वो जनन भी कहलाता है, लेकिन अधिकांश में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पुनर्उद्भवन को या फिर पुनर्जनन को जनन के समान नहीं मानते हैं। प्लेनेरिया में जनन किस प्रकार होता है तो हम बोलेंगे पुनर्उद्भवन द्वारा, या इसी को पुनर्जनन द्वारा हम लोग बोलेंगे। यहां पर देखो एक प्लेनेरिया है, 3 टुकड़ों में ऐसे कट गया। अब देखो इस वाले पार्ट में नीचे का पार्ट मिसिंग था ना, बन गया नीचे का पार्ट। इस वाले पार्ट में कुछ पार्ट ऊपर का मिसिंग था, कुछ पार्ट नीचे का मिसिंग था, ऊपर नीचे भी बन गया। और यहां पर ऊपर का पार्ट मिसिंग था तो बन गया, 3 नए प्लेनेरिया बन गए हैं। तो प्लेनेरिया के केस में बोल सकते हो कि जो पुनर्उद्भवन है वही उसके लिए जनन है, लेकिन अधिकांश में ऐसा नहीं होता है। अगर छिपकली की पूंछ अगर ऐसे कट गई है तो इससे नहीं होगा कि नई छिपकली बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये भी रीजनरेशन ही है, लेकिन प्लेनेरिया के केस में नए जीव ही बन जाते हैं। तो प्लेनेरिया के केस में हम इसे जनन बोलेंगे। ठीक, और ये अपने आप में क्या है, एक अलैंगिक जनन है, क्योंकि एक ही जीव से 3 नए जीव बन रहे हैं, है ना। एक ही जनक है, जनक तो एक ही है ना। अभी तक आपने जो भी देखा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार उस सारे में क्या थे, जनक एक है। एक जनक मीन्स अलैंगिक जनन। हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? देखो हाइड्रा में जनन जो है दोनों प्रक्रियाओं से हो सकता है, ये आप याद रखना। ये भी सही है, ये भी सही है, बी और सी दोनों सही है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आपके रेलवे एएलपी के एग्जाम में 2018 में पूछा भी जा चुका है कि हाइड्रा के अंदर जो है बडिंग द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है और रीजनरेशन के द्वारा भी होता है। हाइड्रा में भी क्या होगा, जितने टुकड़े में हाइड्रा कटेंगे बटेंगे, सारे टुकड़े जो है नए हाइड्रा बनेंगे। तो बडिंग और रीजनरेशन दोनों विधियों से हाइड्रा में जनन होता है। यहां पर देखो एक जनक है, यहां पर आपको एक बड दिख रहा है। ये बड धीरे धीरे मैच्योर होता है, मैच्योर होते 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 ये बड जो है यहां से डिटैच हो जाता है। ठीक, ये डिटैच हो जाएगा और नया हाइड्रा ये बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रा जो है, जो आप चावल का दाना देखते हो उसी के आकार का ये हाइड्रा होता है। मुकुलन की प्रक्रिया में बनने वाला उभार क्या कहलाता है, इसकी बात की जा रही है। ये उभार क्या कहलाता है, इससे हम लोग मुकुल बोलते हैं, बड बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइजोपस में जनन किस प्रकार होता है? राइजोपस अपने आप में कवक है, इससे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अगर आप एक ब्रेड को किसी नम स्थान पर छोड़ दो जहां थोड़ी बहुत गर्मी है, 2 से 3 दिन में ही आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है काले रंग का फफूंद लग जाता है, वही राइजोपस है। तो राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन का प्रकार जो है उससे हम लोग बीजाणु समासंग बोलते हैं। ये याद रखिएगा, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। बीजाणु समासंग का मतलब क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन। ये एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है।
जो फफूंद लगता है ना ब्रेड के ऊपर, अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो ऐसी संरचना होती है। क्या होता है कि एक तंतु होता है, ऐसे तंतु होता है और उस तंतु पर ऐसे बॉल जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग बीजाणुधानी बोलते हैं, है ना, बीजाणुधानी बोलते हैं। इस बीजाणुधानी में बहुत सारे बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु का मतलब क्या, एक कोशिकीय संरचना है, एक कोशिकीय संरचना है ना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ये बीजाणुधानी है और इसमें बहुत सारे बीजाणु हैं। ये बीजाणुधानी जब परिपक्व हो जाता है फिर ये फट जाता है। फटने के बाद ये सारे बीजाणु जो है हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैल करके इधर उधर चले जाते हैं, फिर ये किसी सरफेस पर जाकर के गिरेंगे। तो जो आप ब्रेड को रख देते हो कहीं पर तो उसके ऊपर भी आकर के ये गिरते हैं, हवा में तो होते ही हैं, ब्रेड के ऊपर आकर के गिरते हैं और फिर वहीं पर नया कवक जो है, नया राइजोपस उगने लगता है। वही चीज होता है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन अंग है राइजोपस के अंदर, वो कौन है, ये बीजाणुधानी है जिसके अंदर बीजाणु बनता है। ये तंतु रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। जो बीजाणुधानी है स्पोरेंजियम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और इस बीजाणु को हम लोग स्पोर बोलते हैं, है ना, स्पोर बोलते हैं। तो बीजाणु किस में होता है, बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी फटता है, बीजाणु फैल जाते हैं हवा में, फिर वो किसी सरफेस पर जाकर के गिरेंगे। वहां पर अगर उसके अनुकूल वातावरण है, नमी है, तो नया राइजोपस वहां पर ग्रो कर जाएगा। बीजाणु समासंघ किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन है। बी हमारा राइट आंसर। राइजोपस में जनन किस प्रकार होता है, तो बीजाणु समासंघ द्वारा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम सवाल इधर था ना, राइजोपस में जनन किस प्रकार होता है, बीजाणु जनन द्वारा, यहां बीजाणु समासंघ द्वारा, सवाल सेम ही है। राइजोपस में बीजाणु कहां बनते हैं, बीजाणुधानी में। ये जनन भाग है राइजोपस के अंदर, ये याद रखिएगा। ये इसी के बात में कर रहा था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये फफूंद जो आप देख रहे हो, यही राइजोपस है ना। हवा में वो स्पोर्स रहे होंगे, इस ब्रेड पर गिरा होगा, नमी मिला, है ना, मॉइस्चर मिला, थोड़ी सी गर्मी मिली और राइजोपस जो है ग्रो कर गया और धीरे धीरे बहुत सारे राइजोपस यहाँ पर ग्रो कर गया। जब आप इसी को जूम करके देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे, माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, तो आपको जो है ऐसी ही संरचना दिखाई पड़ती है। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का जनन है, कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक जनक से ही बच्चे पैदा होते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में भी एक समान होते हैं और जनक के भी एक समान होते हैं, है ना। यानी कि विभिन्नताएं जो होती हैं अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न, जो संतति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें विभिन्नताएं जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन में पौधों के कौन से भाग नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम एक पौधे की बात करते हैं तो कायिक भाग का मतलब क्या हुआ, एक पौधे की अगर हम बात करते हैं तो कायिक भाग का मतलब क्या हुआ, ये जड़, ये तना, ठीक, और ये पत्ती। ठीक है, ये पत्ती, यानी जो जड़ है, जो तना है और जो ये पत्ती है, इसी को हम लोग कायिक भाग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक भाग बोलते हैं। और कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हुआ कि कायिक भाग से नए पादप का उगना। कायिक भाग से नए पादप का उगना, एक तो होता है बीज से नए पादप का उगना, वो लैंगिक जनन हो गया। लेकिन कायिक भाग से मतलब जड़ है, तना है, पत्ती है, इससे अगर नया पादप उगता है, नए बच्चा पैदा होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे गुलाब का पौधा है, उसका आप एक डंडी तोड़ कर लिया और मिट्टी में लगा दो, नया गुलाब का पौधा उग जाता है। तो आपने तने से नए पौधे को उगाया है तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। ठीक, बीज से आप नए पौधे उगाते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाएगा। इन सारे से आप नए पौधे उगाते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। और प्रकार कौन सा कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधियां कौन सी है, जड़ तना पत्तियों से अपने आप ही नए पादप उगते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से जड़ तना पत्तियों से नए पादप उगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिनके 3 प्रकार होते हैं।
पर्तन, कलम तथा रोपण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्तन, कलम, रोपण। केवल आप ये 3 नाम याद रखें, 3 प्रकार के ये 3 नाम याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? 3 नाम आपको किताब में दिए गए हैं, केवल वही 3 नाम आप याद रखें, काफी है। बी है गन्ना है, गुलाब है और अंगूर है। बस ये 3 नाम आप ध्यान में रखें, है ना। इनके कायिक भाग से आप नए पादप उगा सकते हो। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में कौन सा लाभ होता है? अगर आप बीज से पौधे उगाते हैं और कायिक भाग से पौधे उगाते हैं, तो कायिक भाग से यानी कि कायिक प्रवर्धन से जो आप पौधे उगाते हैं उनमें फूल और फल जल्दी आते हैं, है ना। उनमें फूल और फल जल्दी आते हैं। फूल और फल जो है कम समय में लगते हैं और यहाँ पर जो आपको फल मिलेगा उसमें बीज भी नहीं मिलेगा, है ना। बीज भी नहीं मिलेगा क्योंकि बीज तभी बनता है जब लैंगिक जनन होता है और कायिक प्रवर्धन जो है अपने आप में अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन की विधि का उपयोग किन पौधों को उगाने में किया जाता है? जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। तो ये सारे नाम आपको दिए गए हैं किताब में, ये नाम सारे आपको रटे होने चाहिए, केले, संतरे, गुलाब और चमेली। और भी होंगे लेकिन आपके लिए केवल यही नाम जो है याद रखने हैं। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के कैसे होते हैं? क्योंकि कायिक प्रवर्धन अपने आप में अलैंगिक जनन है, तो जो संतति उत्पन्न होंगे वो आपस में समान होंगे और जनक के ही समान होंगे, तो आनुवंशिक रूप से समान, ठीक है। अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं वो आपस में भी एक समान होते हैं, जनक से भी एक समान होते हैं और आनुवंशिक रूप से भी एक समान होते हैं, ठीक है। जो गुण जनक में होंगे वही गुण उनके सारे संतति में होंगे। ब्रायोफिलम के पौधे में नए पौधे बनने की प्रक्रिया किससे होती है? जैसे ब्रायोफाइलम अगर आप देखेंगे तो इसकी पत्ती से ना बड जो है ऐसे निकलती है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है उसकी जो कोड है, ये जो मार्जिन है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स निकलते हैं। फिर ये बर्ड्स क्या होंगे, टूट करके गिर जाएंगे जमीन पे और फिर इस जमीन पर जो है नए ब्रायोफाइलम के पादप उग जाएंगे। ये कायिक प्रवर्धन ही है क्योंकि पत्ती अपने आप में कायिक भाग है और कायिक भाग से नए पौधे उग रहे हैं, तो ये अपने आप में कायिक प्रवर्धन ही हो रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है ना। अपने आप ही नेचुरली ये चीजें जो है होती है यहाँ पर। तो पत्तियों की कलिकाओं से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में जो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है वो है कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक रूप से पत्तियों से नए पादप उगते हैं, पहले ऐसे बड बनती है फिर वहां से नए पादप उगते हैं। ब्रायोफाइलम में किस प्रकार का जनन होता है? हम बोलेंगे कायिक प्रवर्धन, बी हमारा राइट आंसर। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के किस भाग से नए पौधे उगाए जाते हैं? ऊतक संवर्धन जो तकनीक है उसमें नए पौधे उगाए जाते हैं पौधे के ऊतक या कोशिकाओं से। भाई प्लांट है, एक प्लांट है, वहां से कुछ टिश्यू निकाल लो या फिर कुछ सेल निकाल लो और उसी सेल से आप नए प्लांट उगा लो, वही है टिश्यू कल्चर। ऊतक संवर्धन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यूजुअली जो हम टिश्यू निकालते हैं या फिर जो सेल निकालते हैं वो प्लांट के टिप से निकालते हैं। टिप से निकालते हैं इसलिए क्योंकि टिप पर जो सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा पादप ही संक्रमित है किसी बीमारी से, फिर भी जो शीर्ष वाला स्थान है ना उसमें संक्रमण नहीं होगा क्योंकि शीर्ष वाले स्थान की जो कोशिकाएं होती है बहुत तेजी से विभाजित होती रहती है, तो वहाँ की कोशिकाएं जो है बची हुई रहती है, संक्रमित नहीं रहती है। तो जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए टिश्यू निकालते हैं या सेल्स कुछ निकालते हैं तो हम लोग जो टिप वाला पार्ट होता है उसी को चूज करते हैं क्योंकि वहाँ तक संक्रमण पहुंचा हुआ नहीं होता है अगर पूरा प्लांट ही संक्रमित है फिर भी। तो क्या होता है कि हमने प्लांट से एक टिश्यू निकाला, कुछ सेल्स निकाले हम बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं। एक हम लोगों ने प्लेट लिया है, थाली लिया है, उसमें हम लोगों ने
वो सारे ही पदार्थ डाल दिए हैं जो एक कोशिका को चाहिए ग्रो करने के लिए, एक कोशिका को चाहिए विभाजित होने के लिए। ठीक, तो इसमें यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अगार डालते हैं, अगार डालते हैं और कुछ इसमें हम लोग पोषक तत्व डालते हैं और कुछ हार्मोन डालते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन है ना, ऑक्सिन हार्मोन है, अगार है, कुछ पोषक तत्व हैं, वो सारे हम लोग इस प्लेट में लेते हैं और उसमें हम लोग वो सेल डाल देते हैं जो हम लोगों ने प्लांट से निकाला है। फिर क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं विभाजित होती है, कोशिकाएं विभाजित होकर के पूरा कोशिकाओं का झुंड बनता है। वो जो झुंड बनता है उसे हम लोग कैलस बोलते हैं, जो झुंड बनता है उससे हम लोग कैलस बोलते हैं। फिर उस कैलस को दूसरे फ्रेश मीडियम में डाला जाएगा और वहां से क्या होगा कि जड़ें निकलने लगेंगी, फिर उस प्लांट को जाकर के मिट्टी में लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस प्लांट को मिट्टी में लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले सेल निकाला, उसको डाला आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसमें क्या है, पोषक तत्व है, हार्मोन है, अगार है, ये सारे पूरे माध्यम है। उसमें सेल को डाला, कोशिकाएं विभाजित हुई, है ना, कोशिकाओं का झुंड बना, उसे हम लोगों ने कैलस कह दिया। फिर क्या हुआ, उनमें हुआ विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब अब जो कोशिका है वो जड़ बनाने लगी है ना, तना जो है उगने लगा है। फिर उस प्लांट को हम लोग मिट्टी में लगा देंगे, प्लांट जो है, प्लांट को हम लोग मिट्टी में लगा देंगे और नए प्लांट्स उगेंगे। तो ऊतक संवर्धन तकनीक में कोशिकाओं को कहाँ रखा जाता है, तो कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, है ना, ये सारे होते हैं। ऊतक संवर्धन कोशिकाओं के विभाजन से जो छोटा समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊतक संवर्धन में ये जो हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में सेल को डालते हैं, यहाँ पर सेल डिवीजन से जो कोशिकाओं का छोटा समूह बनता है उसे हम लोग कैलस बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इस कैलस का डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है, जड़ें बनती हैं, तना उगता है, फिर वहाँ से हम उस मीडियम से उस छोटे नन्हे पादप को निकालेंगे और मिट्टी में लगा देंगे, नया प्लांट उग जाएगा। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के लिए कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, हार्मोन युक्त अन्य माध्यम में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले एक पेट्री डिश में डाला हुआ था, फिर वहां से कैलस को बनने के बाद फिर वहां से निकालेंगे, दूसरे पेट्री डिश में डालेंगे, है ना, और उसमें वो सारे पदार्थ डाल देंगे जहां वो अच्छे से और ग्रो कर सके और डिफ्रेंशिएट कर सके, यानी कि उनमें विभेदन हो सके, जड़ें आ सके, तना उग सके। इसके लिए दूसरे हम लोग पेट्री डिश में डालेंगे जिसमें दूसरे प्रकार के पदार्थ होंगे जो इन सारे कामों के लिए चाहिए। कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, कुछ और भी पोषक तत्व हो सकते हैं उस पेट्री डिश में। तो ये जो ऊतक संवर्धन है, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट उगाए जाते हैं, वो भी संक्रमण मुक्त, है ना। आपके पास एक प्लांट है जो संक्रमित है, उस संक्रमित प्लांट से भी आप बहुत सारे प्लांट उगा सकते हो जिसमें कोई संक्रमण नहीं होगा। और इस ऊतक संवर्धन के उपयोग से जो आपके सजावटी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर उगाए जाते हैं। जो सजावटी पौधे होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें जो है उगाया जाता है खास करके ऊतक संवर्धन के माध्यम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक होता है। बता चुका हूं मैं अमीबा वाला एग्जाम्पल लेकर के, है ना। एक कोशिका से दो जो संतति कोशिका बनती है उसमें क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनता है। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया में उत्पन्न विविधताएं जीवों में भिन्नता का स्रोत है, समझा चुका हूं। स्पीशीज की समष्टि में पाए जाने वाली विविधता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है, समझा चुका हूं बीटल्स वाला एग्जाम्पल लेकर के। 1, 2, 3 सारे के सारे सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एक जीव का जो बॉडी डिजाइन है कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, वैसे वैसे उनके बॉडी में अलग अलग टिश्यू बनते हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक, अलग अलग सेल्स का काम भी अलग अलग हो जाता है। ऐसे में जनन के लिए भी कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, जनन के लिए भी कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं। जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके बॉडी में शुक्राणु को छोड़ करके, स्पर्म को छोड़ करके जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सारे को हम लोग कायिक कोशिका बोलेंगे।
और शुक्राणु को हम लोग जनन कोशिका बोलेंगे। अगर आप एक महिला हैं आप, तो आपके बॉडी में अंडाणु को छोड़ करके, एग को छोड़ करके, अंडा को छोड़ करके बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब जो है कायिक कोशिका है, ये जनन कोशिका है। तो ये दोनों जनन कोशिका है अगर हम मानव की बात करते हैं। इसके अलावा सारे कोशिकाएं जो है वो कायिक कोशिका कहलाती है। मानव के केस में स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं और अंडाणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी जनन कोशिका में 23 क्रोमोसोम। इन दोनों के अलावा बाकी जो कोशिकाएं हैं कायिक कोशिका कहलाएगी और कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। यही चीज आपसे कहा गया है। जनन कोशिकाओं में यानी कि स्पर्म में और एग में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं में, यानी इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी जो कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी होती है। सही है। जनन कोशिकाओं में कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी गुणसूत्र की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राप्त कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक के रूप में कार्य करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राप्त कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक के रूप में कार्य करती है। देखो, पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण, महिलाओं के अंदर इस अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन से होता है। पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और भी प्रश्न अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर और समझेंगे थोड़ा इसको हम लोग बाद में। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, महिला के अंदर इस अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं गैमीट। ये दोनों क्या कहलाते हैं? गैमीट कहलाते हैं। हिंदी में इसे हम लोग युग्मक बोलते हैं, युग्मक। तो शुक्राणु नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक। युग्मन द्वारा बनने वाला युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या को पुनः पूर्ण करता है। अब मान लीजिए कि पुरुष के अंदर शुक्राणु है और महिला के अंदर अंडाणु है, इन दोनों का होता है फ्यूजन। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं, और निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, ये शुक्राणु है, 23 क्रोमोसोम है, ये जाकर के निषेचित होता है इस अंडाणु से, तो बनता है एक जायगोट जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये युग्मक है, नर युग्मक, यह है मादा युग्मक, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। तो ये चीज कहा गया है कि युग्मन द्वारा यानी कि फ्यूजन द्वारा, निषेचन द्वारा बनने वाला ये जो युग्मनज है गुणसूत्रों की संख्या को पुनः पूर्ण करता है। यानी मानवों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। सरल संरचना वाले जीवों में जनन कोशिकाओं यानी कि युग्मक की बात की जा रही है, नर युग्मक हो मादा युग्मक हो की बात की जा रही है कि आकृति एवं आकार में कैसे होते हैं। देखो, जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं, बहुत ही सिंपल जो जीव होते हैं, उनमें जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, देख करके आप नहीं बता पाओगे कि कौन शुक्राणु है कौन अंडाणु है, यानी नर युग्मक कौन है मादा युग्मक कौन है। इनमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी आकृति और आकार लगभग सेम होते हैं। ठीक, तो कोई अंतर नहीं होता है, हम लोग बोल सकते हैं। सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं उनमें जो जनन कोशिकाएं होती है, या फिर बोल दो उनमें जो युग्मक होते हैं, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक में आप अंतर नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी आकृति एवं आकार में कोई अंतर नहीं होता है। नर युग्मक को निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाती है? अब जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर करना मुश्किल होता है, नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होते चले जाते हैं उनमें जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनमें जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उनमें अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, जटिल प्राणी है, तो इंसानों के केस में जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है, यानी गतिशील होता है और साइज में छोटा होता है। जो मादा युग्मक होता है वो साइज में बड़ा होता है। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल है, ये गतिशील है, शुक्राणु गतिशील होता है, लेकिन जो अंडाणु है ये गतिशील नहीं होता है। देख करके बता दिया जाएगा कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें यह अंतर कर पाना मुश्किल होता है। तो जो नर युग्मक होते हैं आकार में छोटा और गतिशील होता है। ठीक, आकार में बड़ा और अधिक भोजन वाला होता है मादा युग्मक।
एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बी हमारा राइट आंसर। मादा युग्मक की कौन सी विशेषता होती है? बड़ा और भोजन से परिपूर्ण। क्योंकि जब निषेचन होगा, जो भ्रूण जब निषेचन होगा और जो जाइगोट बनेगा तो वहां पर भी सेल डिवीजन होगा। उस सेल डिवीजन होने के लिए जो भी भोजन चाहिए उस समय इसी मादा युग्मक के द्वारा दिया जाता है। ठीक, यानी बोल सकते हो कि जो जाइगोट है वो क्या है? भ्रूण है। उस भ्रूण को स्टार्टिंग में खाना कौन देगा? जो मादा युग्मक है उसमें जो खाना स्टोर्ड है, संचित भोजन है, उसी खाने से काम चलाया जाएगा। नर और मादा युग्मकों में अंतर किस आधार पर होता है? नर युग्मक गतिशील होते हैं, मादा युग्मक गति नहीं करते हैं। नर युग्मक छोटे होते हैं साइज में, मादा युग्मक बड़े होते हैं। तो गति और आकार पर बोल सकते हैं। मादा युग्मक में भोजन का भंडार किसके लिए होता है? तो भ्रूण के प्रारंभिक विकास के लिए। स्टार्टिंग में भ्रूण को खाना पीना चाहिए ना, तो जो मादा युग्मक है वो साइज में इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि उसमें खाना स्टोर होता है और वो इतने भारी हो जाते हैं कि गतिशील भी नहीं होते हैं। युग्मकों के संलयन से कौन सी संरचना बनती है? ये मादा युग्मक है, 23 क्रोमोसोम है, शुक्राणु आया, इसके साथ निषेचन किया है ना, निषेचन किया, इसी को हम लोग संलयन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। और इससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या है? एक कोशिकीय भ्रूण है, एक कोशिकीय भ्रूण है, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है। युग्मनज बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, शुक्राणु की, अंडाणु की, नर युग्मक, मादा युग्मक, निषेचन, ये सब कौन से जनन में है? लैंगिक जनन में है। जहां पर 2 जनक इन्वॉल्व है वो लैंगिक जनन है, याद रखना आप। तो देखो एनसीईआरटी के लाइन से ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में ग्रुप डी के अंदर। नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी, गलत हो जाएगा। नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटी, गलत हो जाएगा। खाद्य का भंडार तो होता ही नहीं है नर जनन कोशिका में, यानी कि शुक्राणु में। नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील होती है, मादा जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नर जनन कोशिका बड़ी होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मादा के बारे में कहा है छोटी होती है, गलत हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो अलैंगिक जनन के संबंध में कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ सही मेल दिखाता है। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखो पुनर्जनन है, द्विविखंडन है, बहुविखंडन है, मुकुलन है, ये सब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। तो आपने देखा था लिशमेनिया, पैरामीशियम और अमीबा में क्या हुआ था? द्विखंडन हुआ था। तो लिशमेनिया यहां पर दिया हुआ है तो ए के साथ 2 जाएगा, ए के साथ 2 देखो, बी में नहीं है, इसको काट दो, डी में नहीं है, इसको काट दो। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जिसमें मुकुलन होता है, तो बी के साथ 4 जाएगा, बी के साथ 4 ए में है, सी में नहीं है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है, तो सी के साथ 3 जाएगा। और हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है, ये याद रखिएगा। ए हमारा राइट आंसर। जनन में मूल घटना क्या है? एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, एमसीक्यू बना करके आपको दिया गया था 2022 में। तो जनन में मूल घटना है डीएनए का कॉपी बनना। डीएनए का कॉपी जब बनता है तो 100% सेम कॉपी नहीं मिलता है, कुछ त्रुटि हो जाती है जिससे कुछ भिन्न प्रोटीन बनता है। और कुछ भिन्न प्रोटीन बनने के कारण कुछ भिन्न लक्षण जो है आते हैं बच्चे के अंदर, वही वेरिएशन कहलाता है जो जरूरी है किसी भी प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वही भिन्नता जरूरी है जैव विकास के लिए। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।